हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। भारत का एक बहुचर्चित प्रोजेक्ट जिसको आप लोग ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, ये बहुत चर्चा में, और बहुत चर्चा में क्यों है इसके पीछे वजह है कि जो एनजीटी है, इस एनजीटी के द्वारा इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया है। भारत की एक बहुप्रतीक्षित परियोजना जिसको 2021 में नीति आयोग के द्वारा सजेस्ट किया गया था और 2022 से वह अप्रूवल का वेट कर रही है, मतलब अप्रूव्ड कर दी थी सरकार ने, पर उसको क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था। उसके पीछे ढेर सारी वजह हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है विकास बनाम पर्यावरण। इसमें से आप किसको चुनेंगे? आप लोगों को क्या लगता है? आपकी राय क्या है, ये आप हमको यहाँ पे जरूर बताइएगा। इस पूरे मुद्दे को बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एक तरफ विकास है, इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो मलक्का स्ट्रेट है, उस मलक्का स्ट्रेट के आसपास आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं और वहाँ से आप बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। एक तो मलक्का स्ट्रेट में सर्विलांस बना सकते हैं, ये डीप जो हमारे शिप्स चलते हैं उनका पोर्ट यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। तो अभी तक जो हमारा बहुत सारा पैसा जाता है श्रीलंका या सिंगापुर, वहाँ से जो डीप ओशन वाटर में चलने वाले ट्रांसशिपमेंट होते हैं जिससे हम लोग बहुत सारा ट्रेड करते हैं, वो यहाँ पे आके फिर सीधे अपने रुक पाएंगे और बेहतर तरीके से अपना ट्रेड हो पाएगा और बहुत सारा पैसा बच पाएगा। तो मलक्का स्ट्रेट पे सर्विलांस कर पाएंगे और एक ट्रेड इकोनॉमिक हब के तौर पर आप स्टेब्लिश हो जाएंगे। यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन भी किया जाएगा, एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, टाउनशिप भी बनाई जा रही है, ढेर सारी चीज़ें। लेकिन इसी के साथ में जो मुद्दा है वो बहुत गहरा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि पर्यावरण का जो लॉस होगा उसकी कीमत क्या होगी। वहाँ जो बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं उनको माइग्रेट होना पड़ेगा, उनकी लाइफ की कीमत क्या है, और जो इकोसिस्टम आपका पूरे तरीके से डाइल्यूट होगा उसकी कीमत क्या है। और इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि ये है एक भूकंप सेंसिटिव जोन में आता है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आता है, उसकी कीमत क्या, कि अगर आपने बहुत सारा पैसा यहाँ पे खर्चा कर दिया और अचानक से एक बहुत ही इंटेंस टेक्टोनिक मूवमेंट हो जाता है और ये पूरे तरीके से कोलैप्स कर जाता है, तो उसकी कीमत क्या है? क्या सरकार की मंशा है? इस पर आपकी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है। देखो, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 2027 के लिए हमारा जो बैच है वो निर्माण बैच है, प्रतिज्ञा बैच है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। 26 फरवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। ये GRS लाइव मेरा कोड है, आप इसको यूज़ कीजिए। आप अगर 2028 की तैयारी कर रहे हैं तो निर्माण हमारा जो बैच है, आप इसके थ्रू इसमें एनरोल कर सकते हैं यहाँ, और ये 32,999 में आप मेरे GRS लाइव कोड के थ्रू एनरोल कर सकते हैं। और इस कोर्स की भी शुरुआत भी 26 फरवरी से हो रही है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और साथ में जो इंस्टाग्राम है इस पर भी आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए कहानी की शुरुआत होती है वो सबसे पहले राष्ट्रीय हरित जो न्यायाधिकरण है या राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, इसने हरी झंडी दे दी है 80,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार जो परियोजना है, इस ग्रेट निकोबार परियोजना को। और ये ग्रेट निकोबार परियोजना ये काफ़ी लंबे समय से चर्चा में चल रही है, बहुत लंबे समय से। इसको लेकर ढेर सारे विवाद भी हुए थे। अब आखिरी जो समाधान बचता है वो यही बचता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे इंटरवेंशन ले, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज़ करे और सो मोटो यहाँ पर ले, स्वतः संज्ञान ले, और उसके बाद फिर इसका कोई समाधान यहाँ पे निकल सकता है। तो पहले इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप दो चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आप NGT को समझें। NGT क्या है बच्चे? NGT आपका नेशनल है ना, आप इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। 2010 में इसका एक्ट बना था और उसी के आधार पर NGT हमारा बना। और इसका जो ज्यूरिडिक्शन है या इसका जो वर्क है, वह वर्क क्या है कि पर्यावरण जो है, इस पर्यावरण से संबंधित जो भी विवाद होते हैं, इन पर्यावरण से संबंधित विवादों का समाधान इसको करना होता है। जो भी डिस्प्यूट होते हैं रिलेटेड टू एनवायरमेंट, इसी को यहाँ पे देखना होता है। तो पर्यावरण और उससे संबंधित इश्यूज को यही देखता है, और ये एक अपेक्स बॉडी है।
आप इसको कह सकते हैं कि ये जो एनजीटी है पर्यावरण से संबंधित मामलों में एक सुप्रीम बॉडी है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट आपको कहाँ जाना है, तो इसके अगेंस्ट फिर आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, यहीं जाकर इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। तो एनजीटी आपका 2010 में बना और पर्यावरण से संबंधित जितने भी डिस्प्यूट हैं, इन डिस्प्यूट को सॉल्व इसी को करना है। और अभी रिसेंटली एक विवाद चल रहा है और इस विवाद को आप लोग जानते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में है क्या, देखो सरकार क्या कर रही है, जो ग्रेट निकोबार है, इस ग्रेट निकोबार का जो ईस्टर्न साइड है, इस ईस्टर्न साइड को डेवलप करने पर काम कर रही है। ईस्टर्न जो साइड है इसको डेवलप कर रही और यहाँ पे कई सारी चीज़ें बना रही है, जिसमें आपके पास सरकार एक टाउनशिप डेवलप कर रही है, टाउनशिप, ठीक है। यहाँ हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, यहाँ पोर्ट बनाया जा रहा है, यहाँ एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसके लिए दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। दो चीज़ें क्या करना पड़ेगा, एक तो यहाँ से पीपल माइग्रेशन होगा, जो ट्राइब है इस ट्राइब का माइग्रेशन हमको देखने को मिलेगा। दूसरा जो नेचर है, इस नेचर का बहुत ज़्यादा लॉस हमको दिखाई दे रहा है और इसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा था और एनजीटी के पास ये प्रोजेक्ट गया। तो एनजीटी ने रिसेंटली इसको अलाउ कर दिया है कि सरकार जो कर रही है, या ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है, ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ऐसी चीज़ें जो रणनीतिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती हैं उनको हमको अप्रूव करना जरूरी है। तो जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बताते हुए जो एनजीटी है, इस एनजीटी ने इसको अलाउ कर दिया है। अब सरकार के पास फ्री हैंड है कि सरकार जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है इसको पूरे तरीके से आप कंप्लीट कर सकती है। लेकिन जो इश्यूज हैं बेटा, वो इश्यूज हमेशा से चर्चा में रहेंगे, जिसमें ट्राइबल माइग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट इशू है। ट्राइबल माइग्रेशन के साथ में जो नेचर का लॉस होगा वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। और साथ में जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है, वो मरीन इकोसिस्टम भी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। क्योंकि यहाँ दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखो, एक तो गालथिया बे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, गालथिया बे। अगर गालथिया बे डिस्टर्ब होगी तो बहुत मरीन इकोसिस्टम खराब होगा। साथ में यहाँ आपके पास एक लेदर टर्टल पाया जाता है, लेदर टर्टल आपके पास पाया जाता है। ये दोनों यहाँ पे बहुत चर्चा में रहे। तो समझ गए एनजीटी क्या है बच्चे, एनजीटी आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बेटा कब बना, आप लोग बता देंगे कि राष्ट्रीय हरित जो न्यायाधिकरण है, इस न्यायाधिकरण का गठन यहाँ पे किया गया 2010 में। ये क्या करता है, पर्यावरण से संबंधित सारे मामले यही देखता है। अभी रिसेंटली सुनवाई कर रहा था किसकी, तो सुनवाई कर रहा था ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को इन्होंने क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया है। क्या किया है एनजीटी ने बेटा, अलाउ कर दिया है। और अलाउ करने के पीछे कारण क्या है, इन्होंने बोला है कि इसकी रणनीतिक दृष्टि है, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसीलिए सरकार इसको डेवलप करना चाहती है। तो ऐसे कोई भी काम जो राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय विकास के लिए होते हैं, तो वहाँ अगर किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उनको हम कंपनसेट कर सकते हैं, उनको हम बेहतर तरीके से मतलब उसके विकल्प खोजे जा सकते हैं। इसीलिए इसको यहाँ पे नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट था, मैंने आपको बता दिया है। अब देखो भाई, जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है किसके द्वारा एनजीटी के द्वारा, ठीक है। ये है हमारा पूरा का पूरा ग्रेट निकोबार। और इस ग्रेट निकोबार में सरकार ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रही है, इस वाले हिस्से में इस पूरे हिस्से को डेवलप करना चाहती है। इस पूरे हिस्से को सरकार क्या करना चाहती है, डेवलप करना चाहती है, विकसित करना चाहती है। और विकसित करना क्यों चाहती है, उसके पीछे इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। क्योंकि आप लोग देखेंगे इधर हमको मलक्का स्टेट देखने को मिलती, तो मलक्का स्टेट को काउंटर करने के लिए यहाँ पर हमको डेवलपमेंट करना, ध्यान रखिएगा। अब देखो ये इधर हमारा क्या है बेटा, अंडमान है, नीचे आपको निकोबार देखने को मिलेगा। तो अंडमान और निकोबार, ये पूरा आइलैंड आपने देखा होगा, ठीक। यहाँ का ये वाला जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है, इसको डेवलप किया जा रहा है। और इधर आपको अंडमान सी देखने को मिल जाएगा, इधर आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिल जाएगी। क्लियर है भाई। तो किसने अप्रूवल कर दिया है, एनजीटी ने। क्या है ये प्रोजेक्ट, इसको देख लीजिए। देखो ये है पूरा आपका अंडमान एंड निकोबार,
अंडमान ऊपर देखने को मिलता है, जिसमें नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, और फिर आप लोग देखेंगे कि हमारा जो लोअर अंडमान देखने को मिल जाता है, और सबसे नीचे आपको लिटिल अंडमान देखने को मिलेगा। देखो बेटा समझो, सबसे पहले नॉर्थ अंडमान, और ये आपकी सैडल पीक है, सैडल पीक है। फिर आपको मिडिल अंडमान देखने को मिलेगा, मिडिल अंडमान। फिर आप लोअर अंडमान की बात करते हैं, और फिर आप लोग बात करते हैं लिटिल अंडमान की, ठीक है। तो नॉर्थ, मिडिल, लोअर और लिटिल। लिटिल सबसे दूर कौन सा है बेटा? लिटिल है, ध्यान रखना। फिर ये निकोबार, निकोबार में सबसे पहले आपको कार निकोबार देखने को मिलेगा, कार निकोबार, ठीक। फिर लिटिल निकोबार, फिर आपको ग्रेट निकोबार। तो ये भी कभी पूछा जाता है इनकी लोकेशन की कौन सा पहले है, आप इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा कि सबसे पहले नॉर्थ, फिर मिडिल, फिर लोअर, और फिर आपके पास लिटिल। और जो पोर्ट ब्लेयर है बेटा, ये लोअर अंडमान के अंतर्गत आता है, और ये सैडल पीक आपको नॉर्थ अंडमान में यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। हम इसको डेवलप करने का काम कर रहे हैं, इसको डेवलप करने का काम कर रहे हैं, और इसके अंतर्गत ये इतने सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, आप देख लीजिए। इसके अंतर्गत ये सारे के सारे डेवलपमेंट यहाँ पे काम किए जा रहे हैं। इसमें टाउनशिप बनेगी, इसमें पोर्ट बनेगा, इसमें एयरपोर्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ एनर्जी प्रोडक्शन पर काम करेंगे। तो डेवलप कौन सा वाला हिस्सा किया जा रहा है बेटा? ये वाला हिस्सा किया जा रहा है। और इसको डेवलप करने के लिए हमें यहाँ पर ढेर सारा पर्यावरणीय नुकसान देखने को मिल रहा है, ढेर सारा जो पर्यावरणीय लॉस है, ये लॉस हमको देखने को मिलेगा। यहाँ से जो ट्राइब है, इन ट्राइबल का माइग्रेशन हमको देखने को मिलेगा। तो कई सारी जनजातियां इसका विरोध कर रही थी, बट एनजीटी ने अलाउ कर दिया है, तो क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है, ठीक है। परियोजना क्या है? ये नीति आयोग के द्वारा प्रस्तावित एक 80,000 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रणनीतिक स्थान का लाभ उठाना। देखो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, मैं भी इस बात को मान रहा हूँ कि क्योंकि अगर आप यहाँ डेवलपमेंट कर लेंगे तो अपना एक नेवी कैंप बना पाएंगे, आर्मी का एयरबेस बना पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में आप अगर यहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर लेते हैं तो और भी ढेर सारी चीज़ें, जैसे मलक्का स्ट्रेट आपके पास में आ जाएगी, आप चाइना को कभी भी परेशान कर सकते हैं। जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है अभी कुछ श्रीलंका से करना पड़ता है, वो भी आप पूरा यहीं से कर पाएंगे। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है अनडाउटली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परियोजना के 4 मुख्य स्तंभ हैं, कौन कौन से? सबसे पहला है गालथिया खाड़ी में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यहाँ पे बनाया जा रहा है। यह गहरे पानी का बंदरगाह होगा जहां बड़े मालवाहक जहाज रुक सकेंगे, मतलब आप इसको कमर्शियल हब के तौर पर भी तैयार कर पाएंगे। तो जो हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, इतना खर्चा आ रहा है, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है अनडाउटली। अब इस प्रोजेक्ट के 4 स्तंभ हैं। सबसे पहले गालथिया खाड़ी ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं? इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा, और ये बहुत बड़े बड़े जो मालवाहक जहाज हैं जो व्यापार करके आते हैं यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ पे ऑयल उनमें फिलिंग की जा सकती है, आराम कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हब के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। जैसे मान लो चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, यहाँ से अगर सामान को ये ट्रेड करना चाहे तो इंडिया इनको ट्रेड कर सकता है। एक ट्रेड हब के तौर पे आप डेवलप हो सकते हैं, छोटे छोटे देशों के ट्रेड हब के तौर पर आप इसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेटा ग्रीनफील्ड का मतलब क्या है? पूरा एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप किया जाएगा रक्षा और नागरिक दोनों के उद्देश्य से। तो इसके ऑब्जेक्टिव एक तो डिफेंस हो जाएगा, दूसरा हमारा जो सिविल है, ये सिविल पर्पस भी आपको देखने को मिलेगा। तो पहले गालथिया खाड़ी में एक पोर्ट बनाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। टाउनशिप और बुनियादी ढांचा, निवासियों और कर्मचारियों के लिए एक आधुनिक शहर का यहाँ पे विकास किया जाएगा। पूरा का पूरा एक टाउनशिप डेवलप की जाएगी, पूरा का पूरा एक सिटी या पूरा का पूरा एक शहर यहाँ पे विकसित किया जाएगा। गैस और सौर आधारित पावर प्लांट, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पर भी काम किया जाएगा परियोजना की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी है, और इसी के आधार पर इसको डेवलप करने का प्लान सरकार कर रही है। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर हैं, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पिलर। फर्स्ट वन इज गालथिया बे, सेकंड वन इज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, थर्ड वन इज टाउनशिप, एंड फोर्थ वन इज अ नेचुरल एंड सोलर गैस प्लांट। क्लियर है? बना क्यों रहे हैं मैंने आपको बता दिया। पहला पर्पज है ट्रेड, एक ट्रेड हब के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। भारत जो अभी श्रीलंका या दूसरी जगह से ट्रेड करता है, उनके बंदरगाह को यूज़ करता है, आप उसको यूज़ करना बंद कर देंगे। आप एक बहुत बड़े कमर्शियल हब के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। और किसने सजेस्ट की थी? नीति आयोग ने। कब सजेस्ट की थी? 2021 में। कितना पैसा लग रहा है? 80,000 करोड़। और भारत में एक दिक्कत ये भी है, हालांकि देखो ये वाला प्रोजेक्ट तो पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रुका हुआ है कि 2021 में अप्रूव किया गया प्रोजेक्ट 2026 में शुरू नहीं हो पाया है। अभी भी हालांकि चैलेंजेस आएंगे, अभी भी सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन कर सकता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है,
बस इसके अलावा जो पर्यावरण का लॉस होगा, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, जो इकोसिस्टम का लॉस होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इस पे सवाल यहाँ पे खड़े किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें क्या क्या है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, ये सारी की सारी चीज़ें बेटा यहाँ पे डेवलप की जा रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ यहाँ पे डेवलप की जा रही है। देखो ये है आपके पास गालथिया बे, जो आप बात कर रहे थे गालथिया बे, ये बिल्कुल यहाँ पे दक्षिण में, ये इंदिरा पॉइंट के बिल्कुल पास में आपको दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पे डेवलपमेंट होता है तो आप ऐसे समझिए कि अगर हम जो हमारा गालथिया बे है ना, जो गालथिया बे है, इस गालथिया बे या इस गालथिया खाड़ी को डेवलप करते हैं और इसको डेवलप करने के बाद यहाँ से आप इतनी स्ट्रेटेजिक विन हासिल कर लेंगे ना कि चाइना को आप कभी भी काउंटर कर सकते हैं, चाइना को कभी भी काउंटर किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटेजिक विन है। अब देखो इसमें ये आपको दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ये गालथिया बे जो है ना, इस गालथिया बे में आप लोग क्या बना रहे हैं बेटा, आप इसमें बना रहे हैं पोर्ट। ठीक है, आप क्या बना रहे हैं, पोर्ट बंदरगाह। और जो बंदरगाह है वो ऐसे ही नहीं बना रहे, थोड़ा छोटा मोटा नहीं बना रहे, आप इसको इंटरनेशनल लेवल का बना रहे हैं ताकि आप एक ट्रेड हब के तौर पर इमर्ज हो जाओ। साथ में इंडिया का जो ट्रेड है वो ट्रेड यहाँ से हो सके, और जो मलक्का स्ट्रेट है, इस मलक्का स्ट्रेट को आप यहीं से बैठे बैठे काउंटर कर सको। इससे मरीन सिक्योरिटी को आप बढ़ावा देंगे। तो सबसे पहले बच्चे आपको याद रखना है, गालथिया बे ये बिल्कुल नीचे दिखाई देगी, सबसे दक्षिण में। आपका जो ग्रेट निकोबार है, इस निकोबार के दक्षिण में आपको दिखाई दे जाएगी। फिर ठीक है, इसी के बाजू में आप लोग बना रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो गालथिया बे है, इस गालथिया बे के पास में ही आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है AIP, इसको यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कैंपेबल जो बे है, इस कैंपेबल बे के पास में आप एक टाउनशिप को यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं ना। ठीक है, टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, और ये पावर प्लांट आपको देखने को मिलेगा जो गालथिया बे है इसके ऊपर। तो ईस्टर्न रीजन पूरा का पूरा, और ईस्टर्न रीजन के साथ में जो दक्षिणी हिस्सा है, इसको पूरा डेवलप करने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। मतलब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि अगर मान लेते हैं जैसे किसी बच्चे की दिक्कत है, सर मैप नहीं दिख रहा है, तो ऐसे मान लीजिए ये आपका ग्रेट निकोबार है ना, ऐसे मान लीजिए कि ये आपका पूरा का पूरा ग्रेट निकोबार है, और इस ग्रेट निकोबार को डेवलप करने की काम किया जा रहा है बच्चे। ग्रेट निकोबार में यहाँ वाला जो हिस्सा है ना, ये आपको दिखाई देगा गालथिया बे के तौर पर। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अवर गालथिया बे। और जो गालथिया बे है ना बेटा, ये यहाँ पे आप लोग डेवलप कर रहे हैं क्या, पोर्ट। यहाँ पे हम लोग डेवलप कर रहे हैं क्या, पोर्ट, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं बंदरगाह। ठीक, इसके जस्ट बाजू में, ताकि एक्सेस आसानी से मिल जाए, इसके जस्ट बाजू में यहाँ डेवलप किया जा रहा है एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट के बेटा दोनों पर्पज होंगे, दोनों डिफेंस पर्पज भी होगा और सिविल पर्पज भी होगा, क्योंकि कभी कभार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। इसके थोड़े आगे आप लोग थोड़े आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको जोगिंदर नगर करके दिखाई देगा, कैंपेबल बे के पास में। इधर आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देती है कैंपेबल बे। और कैंपेबल बे के पास में आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ आप डेवलप कर रहे हैं टाउनशिप। ये एक टाउनशिप डेवलप की जा रही है ताकि सभी लोग यहाँ पे रह सकें। और जो गालथिया बे है ना, इस गालथिया बे के ऊपर इधर इस वाले रीजन में आप पूरा का पूरा एक पावर प्लांट लगाना चाह रहे हैं, पावर प्लांट। अब देखो जब इन सबको कर रहे हैं, ये पूरा आपको हरा एरिया दिखाई दे रहा है, और ठीक है, ये जो हरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस हरे एरिया में इन लोगों के द्वारा बहुत सारे जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, इन ट्रीज को कट किया जाएगा। तो चैलेंजेस बेटा यहाँ पर जो है ना, अगर चैलेंजेस की आपसे कोई बात करेगा, चैलेंजेस कि सर कौन कौन से चैलेंजेस हैं, दो इंपॉर्टेंट चैलेंज है। पहला वह है पर्यावरण, आप पर्यावरण का लॉस कर रहे हो। हालांकि इसको कंपनसेट करने की बात की, और इनको कंपनसेट करने के लिए पेड़ कहाँ लगा रहे हैं आप। अच्छा, ये भी खतरनाक कहानी सुनो, इनके लिए जो पेड़ लगाए जाएंगे, पेड़ या जो ट्री लगाए जाएंगे, ये कहाँ लगाए जा रहे हैं बच्चे, ये लगाए जा रहे हैं एमपी और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में। यहाँ पे जाके पेड़ लगाए जाएंगे, इसको कंपनसेट करने के लिए सरकार ऐसा बोल रही है ना, सरकार ऐसा बोल रही, ध्यान रखना। तो गालथिया बे आपको याद हो जाएगा, दक्षिण में अवस्थित है। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, पोर्ट। इसके बाद आप दो लिखेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है इसी के बाजू में। कैंपेबल जो बे है, इस कैंपेबल बे के पास में आप लोग क्या बना रहे हैं, टाउनशिप बना रहे हैं बिल्कुल ईस्टर्न साइड में, और ऊपर एक पावर प्लांट बना रहे हैं। यहाँ पर आपको गालथिया नेशनल पार्क देखने को मिलेगा इस पूरे रीजन में। ऐसे करके
एक नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, जैसे आप लोग गालथिया नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, जैसे आप लोग जो गालथिया गालथिया नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। इधर आप सबको पता है बेटा ये पूरा का पूरा अंडमान सी है, अंडमान सी। और इधर आप लोग देखेंगे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। इसके थोड़े नीचे ही आप लोग जाते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है ग्रेट चैनल। दिस इज अवर ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। और जो ग्रेट चैनल है ये निकोबार को बेटा किससे अलग कर रहा है, आप लोग जानते हैं कि जो हमारा इंडोनेशिया है इससे अलग कर रहा है। तो इसको डेवलप करने का सरकार प्लान कर रही है, ध्यान रखिएगा। और ऊपर आपको कैंपबेल नेशनल पार्क भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो गैलथिया नेशनल पार्क है, डन। यहाँ कैंपबेल नेशनल पार्क है, यहाँ टाउनशिप कहाँ बन रहा है, पोर्ट कहाँ बन रहा है, एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, पावर प्लांट कहाँ बन रहा है, सारी बातें आपको क्लियर होंगी। और इसमें कितना खर्चा आ रहा है, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और चैलेंजेस क्या है, आप इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार सवाल बनेंगे, बार बार सवाल बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। मलक्का जलमरुमध्य की निकटता है, ये नियर टू मलक्का स्ट्रेट है, इसको समझने की कोशिश करो। नियर 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 टू मलक्का, मलक्का स्ट्रेट। देखो जैसे चाइना की नज़र हमेशा रहती है ना चिकन नेक के ऊपर। चिकन नेक के ऊपर क्यों रहती है, क्योंकि वो भारत को स्ट्रेटेजिक तौर पर काफ़ी तरीके से डिफीट करना चाहता है। उसी तरीके से आप लोग देखेंगे जो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट बेटा ये लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन ऑफ एशियन ट्रेड है, एशिया की व्यापार की जीवन रेखा है। यहीं से आपका पूरा जो चाइना है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, इन सब का जो ट्रेड होता है बेटा वो इसी के थ्रू होता है, मलक्का स्ट्रेट के थ्रू। आप अगर इसके नियर पहुंच जाएंगे, आप अगर इसके पास पहुंच जाएंगे तो ये हमेशा हमेशा एक अलार्म होगा, एक अलार्म होगा किसके लिए, चाइना के लिए। आई अंडरस्टैंड, आई अग्री विद दी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको मैं मान रहा हूँ। लेकिन जो दिक्कत है बच्चे वो पर्यावरणीय है, इस बात को ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग साइड नहीं कर सकते। डन। चीन की मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति का जवाब। हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भारत का एक मजबूत आउटपोस्ट हो सकता है। बिल्कुल, चाइना जिस तरीके से इंडियन ओशन में अपना एक्सटेंशन कर रहा है चाइना, तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट कदम है, इस पे काम होना चाहिए। आईएनएस वाज, यहाँ स्थित नौसैनिक एयरबेस का विस्तार भारत की डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाएगा। तो आईएनएस वाज जो हमारा नौसैनिक एयरबेस है, हम इसको एक्सटेंड करेंगे और भारत की जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी बिल्डिंग को ये इन्हांस कर देगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, आप बता देंगे ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। आप कुछ पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखो जैसे ये डेवलप हो जाएगा तो ये ट्रेड हब के तौर पे डेवलप हो सकता है, एक व्यापारिक हब के तौर पे डेवलप हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए नहीं, नॉट ओनली इंडिया, जो अदर कंट्री है इन अदर कंट्री के लिए, जैसे मान लो जापान है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, या चाइना खुद है, अगर इसकी यूटिलिटी करना शुरू कर दे तो भारत एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड हब और एक ट्रेड रूट के तौर पर डेवलप हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी जीत कहलाएगी भारत की। ठीक है बच्चे, तो इसका रणनीतिक और सामरिक महत्व क्या है, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में आपसे क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ हमने बात की अंडमान सी, और इधर हम आपसे बात कर रहे हैं किसके बारे में, गालथिया बे, जो गालथिया बे है यहीं पर गालथिया बे। बच्चे समझने की कोशिश करो, ये है आपकी मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट बेटा क्या कर रहा है, मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मलेशिया इंडोनेशिया क्या अलग करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है तो यहाँ से सारा का सारा व्यापार जाता है, यहीं से सारे के सारे व्यापारिक जहाज जाते हैं इधर, चाहे आपके पास चाइना हो या कोई भी हो। आप इसके बिल्कुल पास में आ जाएंगे, बिल्कुल पास में आ जाएंगे, और बिल्कुल पास में आ जाएंगे तो यहाँ आपका कंट्रोल होगा बहुत बेहतर तरीके से। इसीलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आपको दिखाई दे रही है, इसीलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आपको दिखाई दे रही है। किसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, किसकी, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, चाइना को बेहतर तरीके से काउंटर करने के लिए। ठीक है भाई। अब देखो आर्थिक महत्व क्या है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। आप ट्रांसशिपमेंट का यहाँ पे हब बन सकते हैं, ट्रांसशिपमेंट का हब बन सकते हैं। भारत के पास गहरे पानी के पोर्ट नहीं है, जिससे भारतीय कार्गो को कोलंबो या सिंगापुर जैसे बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ता है। एक भारत के पास ही कमी है कि हमारे पास जो गहरे पानी है, इस गहरे पानी में चलने वाले जो जहाज होते हैं, इन जहाज़ों को रोकने के लिए कोई बंदरगाह ही नहीं है। तो ये इसका काम हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट भारत को प्रतिवर्ष अरबों डॉलर की
अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद करेगा। हम श्रीलंका के जो पोर्ट्स हैं उनका यूज़ करते हैं, सिंगापुर के पोर्ट्स का यूज़ करते हैं, वहाँ से फिर जो सामान है वो शिप के थ्रू भारत लेके आते हैं। तो अरबों डॉलर का जो पैसा है ये आपका बचेगा। ठीक, ब्लू इकोनॉमी, यह समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की भारत की नीति का हिस्सा है। तो हम जो ब्लू इकोनॉमी है उस ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे समझते हैं। देखो क्षेत्र, ये पारिस्थितिकी इकोलॉजी है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, विशाल संख्या में पेड़ों की कटाई से जैव विविधता का खतरा होगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है बेटा, सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पर हमको ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट देखने को मिलता है। और जो ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट है ये फेमस है अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए, और इसका बहुत लॉस हमको देखने को मिलेगा। लाखों की संख्या में पेड़ यहाँ से कटेंगे, लाखों की संख्या में। इसका ध्यान भी सरकार को रखना चाहिए। जनजाति अधिकार का हनन होगा, ट्राइबल राइट्स का। यहाँ शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों का निवास स्थान है, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजीज हैं। ग्रेट निकोबार रिंग ऑफ फायर के पास स्थित है। अच्छा, भूकंपीय संवेदनशीलता ग्रेट निकोबार रिंग ऑफ फायर के पास स्थित है और भूकंपीय क्षेत्र 5 में आता है, जहाँ सुनामी का खतरा बना रह सकता है। मतलब आप इसको डेवलप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट करने के बाद भी यह अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। पूरा का पूरा क्या है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। जैसे मान लेते हैं आपने इसको डेवलप किया, बहुत अच्छी बात है, हमने इस पे 80,000 करोड़ खर्च भी कर दिए, है ना, 80,000 करोड़ इस पे खर्च भी कर दिए। आपने यहाँ से पर्यावरण का लॉस भी कर दिया, और जो ट्राइब हैं इन ट्राइब्स का भी आपने माइग्रेशन कर दिया। लेकिन समहाउ कोई ऐसी घटना होती है, टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, और एक बहुत तेज सुनामी के कारण ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है खत्म हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपसे कोई पूछेगा इसके सामने चैलेंजेस कौन कौन से हैं, तो पहला पारिस्थितिकी इकोलॉजी का लॉस होगा, क्योंकि ढेर सारे पेड़ हमारे कट जाएंगे। फिर जनजातीय अधिकार, इसमें स्पेशली 2 ट्राइब आपने याद रखना है, एक शोम्पेन और इसी के साथ में निकोबारी। फिर भूकंपीय संवेदनशीलता, ठीक है, भूकंपीय संवेदनशीलता आप इसको याद रखेंगे, भूकंप यहाँ पे कभी भी आ सकता है। और फिर जैव विविधता की बात करते हैं, गाल्थिया खाड़ी लेदरबैक कछुओं, लेदरबैक टर्टल्स के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रजनन स्थलों में से एक है। तो इनका लॉस भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मिलेगा, और जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है, और ऐसी स्थिति से हमको बचना चाहिए। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? ये जो टेबल आपके सामने बनी हुई है ना, ये इसके चैलेंजेस की बात कर रहा है कि इस प्रोजेक्ट के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हमको फेस करने मिल रहे हैं। सबसे पहले पारिस्थितिकी का लॉस है, ट्राइबल राइट, शोम्पेन और निकोबारी ट्राइब की बात कर रहे हैं। फिर भूकंप संवेदनशीलता, ये भी एक खतरा है। और उसके बाद में आप लोग देखेंगे जैव विविधता, लेदरबैक जो कछुआ है इसका लॉस हमको देखने को मिलेगा। ठीक, एनजीटी का निर्णय और सुरक्षा उपाय, एनजीटी ने इस आधार पर मंजूरी दी है कि पर्यावरणीय स्वीकृति, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के साथ सख्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए। एनजीटी बोल रहा है कि देखो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है तो हम इसको अलाउ तो कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में कुछ हमने टफ इसको लेकर मेजर्स अपनाए हैं। वो कौन कौन से हैं देखो। उच्च प्राधिकार समिति एचपीसी, परियोजना की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया है। वनीकरण, अफॉरेस्टेशन, काटे गए पेड़ों की भरपाई भारत के अन्य राज्यों में वनीकरण के माध्यम से की जाएगी। देखो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है बेटा, ये चैलेंजिंग क्यों है आप इसको समझने की कोशिश करो। अभी हम लोग पूरे एस्टेब्लिश जो पेड़ हैं, इन एस्टेब्लिश पेड़ की कटाई कर रहे हैं, और जहां से कर रहे हैं आप इनकी जगह कहीं दूर जाके क्या कर रहे हैं, आप फॉरेस्टेशन करेंगे, वनीकरण करेंगे। तो उस एरिया की जैव विविधता, उस एरिया का जो बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, वो तो कभी भी रिटर्न नहीं होगा ना, वो तो परमानेंट एक लॉस हो जाएगा। तो अगर आप एफोरेस्टेशन करना ही चाहते हैं, उसी के आसपास कहीं कीजिए जिससे कि उस एरिया की जैव विविधता बची रहे। इसी के साथ में एक और दिक्कत क्या है कि देखो पेड़ लगाना आसान काम है, कोई भी लगा सकता है, आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है बेटा वो क्या है कि जो पेड़ हैं इन पेड़ों की सुरक्षा करना, पेड़ों को बड़ा करना, उतना कैपेबल बनाना, ये बहुत मुश्किल है, एक चैलेंज रहेगा। कछुआ संरक्षण, गाल्थिया खाड़ी के पास कछुओं के संरक्षण के लिए विशेष कॉरिडोर और क्षेत्रों को सुरक्षित रखा जाएगा। आपने ये आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन भारत का जो प्रशासन है
एडमिनिस्ट्रेशन है, इस प्रशासन को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि इस प्रशासन ने या इस एडमिनिस्ट्रेशन ने पेपर्स में तो भारत को दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बना दिया है ऑन पेपर। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप देखते हैं कि जो दूध है उस पानी में, जैसे दूध में पानी मिलाया जाता था, आजकल क्या चल रहा है, पहले दूध में पानी मिलाते थे, आजकल पानी में दूध मिला के लोगों को दिया जा रहा है। ये स्थिति हमको देखने को मिलती है। तो ढेर सारे चैलेंजेस के साथ में कुछ सुरक्षा उपायों की यहाँ पे बात की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ये देखा जाएगा। ठीक, अब देखो गाल्थिया बे की बात करते हैं। गाल्थिया बे ये ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी छोर पे स्थित है, सदर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार। ठीक, गाल्थिया राष्ट्रीय उद्यान ये खाड़ी गाल्थिया राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, जिसे 1992 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो यहाँ पर आपको गाल्थिया नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, गाल्थिया नेशनल पार्क, और 1992 में इसको नेशनल पार्क के तौर पे अनाउंस किया गया है। महत्व, यह क्षेत्र अपनी अद्वितीय जैव विविधता के लिए जाना जाता है और यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ये अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है बहुत बड़े स्तर पर। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी है, इस बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है और यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। विवाद का कारण है मेगा प्रोजेक्ट के तहत यह इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा, जिससे इसके पूर्व में इस क्षेत्र की वन्यजीव अभ्यारण्य स्थिति को अधिसूचित डी नोटिफाइड किया गया था। मतलब इसकी वन्यजीव अभ्यारण्य की जो स्थिति है उसको डी नोटिफाइड कर दिया है। मतलब कितना पर्यावरणीय, नेचुरल और वाइल्ड लाइफ का लॉस होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं इस बात को मानता हूँ डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट, पर विकास अगर पर्यावरण की कीमत पर है तो फिर दिक्कत है। आपने इसके ऑल्टरनेटिव सोचने चाहिए। इसके ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? अब ये सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे हिस्सों में आप इसको डेवलप कर सकते हैं जहां पर पर्यावरण का लॉस नहीं हो। ठीक है, और बेहतर तरीके से आप मॉनिटरिंग और दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या स्टैंड लेता है वो काफी देखने वाली बात होगी, बट अभी तो ये काम यहाँ पे ले लिया है। देखो, ये हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड है और इस ग्रेट निकोबार आइलैंड में हमको कुछ खाड़ी दिखाई देती है। सबसे पहले गाल्थिया बे, और ये चर्चा में है, बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में आपका सब स्थित है, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाजू में आपको देखने को मिलेगा परमाया बे, ये बिल्कुल परमाया बे आपको दिखाई दे जाता है। ठीक है, यहाँ आपको कैसुरियाना बे यहाँ पे देखने को मिलेगा, कैसुरियाना बे आपको दिखाई देगी, ये वाली कैसुरियाना बे। और इधर आप लोग देखेंगे तो एंडरसन बे है, ये दिस इज योर एंडरसन बे, और ये कैंपबेल बे है। तो हमारा जो ग्रेट निकोबार की आपसे कोई बात कर रहा है, इस ग्रेट निकोबार की ये 5 खाड़ी काफी चर्चा में रहती हैं और ये 5 खाड़ी की लोकेशन आप देख लीजिएगा। जैसे कैंपबेल और एंडरसन ईस्टर्न साइड आपको दिखाई दे रही, ईस्टर्न साइड, गैल्थिया बे सदर्न साइड आपको दिखाई देगी, ये परमाया बे हमको देखने को मिल जाता है, और कैसुरिना बे जो है ये आपको ईस्ट वेस्टर्न साइड दिखाई देगी। ईस्ट और वेस्ट में कौन कौन सी खाड़ी है इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है भाई, अब हम लोग बात करते हैं जॉइंट लेदर बे कछुआ की। ये दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ है और ग्रेट निकोबार द्वीप समुद्र तट इनके प्रमुख प्रजनन स्थल है। ये सबसे बड़ा जो कछुआ है बेटा उसमें से एक आता है लेदर बैक कछुआ, जायंट लेदर बैक टर्टल। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम आपको देखने को मिल जाता है डर्मोसाइल्स कोरोसिका। विशेषज्ञता, अन्य कछुओं के विपरीत इनकी पीठ पर कठोर खोल नहीं होता है। देखो, लेदर बैक टर्टल लिखा हुआ है लेकिन कठोर खोल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि एक चमड़े जैसी, लेदर जैसी सख्त त्वचा होती है। जैसे एक अजीब सा स्ट्रक्चर होता है टर्टल का, वैसा नहीं, एक प्लेन आपको देखने को मिलेगा, लेदर की जैसी एक चमड़ी देखने को मिलती है। इसकी संरक्षण स्थिति क्या है? IUCN रेड लिस्ट, असुरक्षित, वनरेबल नोट, कुछ विशिष्ट उप प्रजातियां गंभीर रूप से लुप्तप्राय, क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है। मतलब ये ऑलरेडी असुरक्षित है, वनरेबल है, मतलब ये खत्म होने की स्थिति में खड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी आपको देखने को मिल रही है। और हुआ कैसे? सब एनवायरमेंटल लॉस के कारण। WPA वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची फर्स्ट, इसे भारत में उच्चतम कानूनी सुरक्षा प्राप्त है और सिटीज का जो परिशिष्ट फर्स्ट है, अपेंडिक्स फर्स्ट में ये सूचीबद्ध है। तो पूछा जा सकता है कि जो लेदरबैक हमारा टर्टल है, इस लेदरबैक टर्टल को कंजर्वेशन हमने कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है? तो ये कंजर्वेशन इसको प्रोवाइड किया हुआ है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है, देखो इसमें कोई खोल आपको दिखाई नहीं दे रही, जैसे टर्टल में जो आपको ऊपर स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, वो नहीं है, ये अलग तरीके आपको दिखाई दे रहा है। और ये हमेशा इसका जो सबसे बड़ा सेंटर है वह हमारी गाल्थिया जो बे है, गाल्थिया बे अंडमान सी में, यहीं पर इनका
प्रजनन या इनकी ब्रीडिंग ज़्यादा होती है तो इसको बहुत ज़्यादा खतरा देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले ही ये बहुत ख़राब स्थिति में है ना, पहले ही काफ़ी ख़राब स्थिति में। तो ये लेदर बैग, और आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ जनजातियाँ हैं, इन जनजातियों से सवाल भी आपसे कोई पूछ सकता है। जैसे ग्रेट अंडमानी ट्राइब है और ये स्ट्रेट आइलैंड में पाई जाती है। निग्रोटो प्रजाति समूह से आती है, इनकी संख्या काफ़ी कम बची है। ये मुख्यतः भूमि की संस्कृति से काफ़ी घुल मिल गए। जारवा जनजाति पाई जाती है, दक्षिणी और मध्य अंडमान में अवस्थित है और निग्रोटो समूह से आती है। ये बाहरी दुनिया से संपर्क के मामले में बहुत संवेदनशील है। जारवा रिजर्व इनके संरक्षण के लिए बनाया गया है, मतलब ये बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा कोई किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं करती है जारवा ट्राइब। ओंगे ट्राइब ये लिटिल अंडमान में देखने को मिल जाती है। ये भी निग्रोटो समूह से संबंधित है और ये पूरी तरीके से शिकार और भोजन इकट्ठा करने पर ही निर्भर करती है। तो ओंगे ट्राइब बेटा कहाँ पर है? लिटिल अंडमान में। और ये किस पर फोकस करते हैं? ये हंटिंग पर फोकस करती है, हंटिंग पर, और कुछ नहीं करती है, उसी पर पूरा डिपेंड करती है। फिर है सेंटिनली, ये काफ़ी चर्चा में चलता है बेटा। सेंटिनली जो हमारा आइलैंड है, इस सेंटिनलीज आइलैंड नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे पाई जाती है। निग्रोटो समूह से आती है। ये दुनिया की सबसे अलग थलग जनजाति है। ये किसी भी बाहरी संपर्क का हिंसक विरोध करते हैं। इनके पास अगर कोई भी जाता है तो ये इसका वॉयलेंट हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक पत्रकार आया था ऑस्ट्रेलिया से, वो गया था देखने के लिए। उन्होंने इसको पकड़ लिया था, बोले बड़ी मुश्किल से, मतलब पहुंचा भाग कैसे करके, और फिर उसको पकड़ लिया था, फिर उसकी डेथ हो गई थी, उसको मार दिया गया था। तो ये दिक्कत है। फिर सोम्पेन ट्राइब देखने को मिलेगी, ये ग्रेट निकोबार में, ये मंगोलाइड है, मंगोलाइड। ये पीबीटीजी श्रेणी में आते हैं। हालांकि ग्रेट निकोबार परियोजना से इनके निवास स्थान पर प्रभाव पड़ने की चर्चा है। और निकोबारी ये कार्ज निकोबार व अन्य जगह पाई जाती हैं। ये मंगोलाइड है। ये अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक विकसित हैं और मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। ये पीबीटीजी नहीं है। तो सारी की सारी ट्राइब में बेटा, इसमें निकोबारी जो ट्राइब है ये वेल डेवलप है। और जो हमारा सोम्पेन है इसमें बहुत प्रभाव पड़ेगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंतर्गत और पीबीटीजी के अंतर्गत आती है। हालांकि जो निकोबारी ट्राइब है इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, बट ये डेवलप है, ये एजुकेटेड है, तो ये उसको कंपनसेट कर सकते हैं। बट हमारी जो इंपॉर्टेंट ट्राइब है सोम्पेन, वो इसको कंपनसेट नहीं कर पाएगी। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, इसके क्या चैलेंजेस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी ट्राइब यहाँ पे पाई जाती है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, लगभग सारी बातें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ऐसा मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, गाल्थिया बे जो हाल ही में समाचारों में रही है, किसके लिए प्रसिद्ध है? मीठे पानी की डॉल्फिन का एकमात्र निवास, ज्वाइंट लेदरबैक कछुओं के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र, और मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा विस्तार। बताइए भाई, इसका क्या आंसर हो सकता है? क्या आंसर इसका हो सकता है? फटाफट आंसर कीजिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।